सीख ले। बैलेट पेपर अकाउंट कैसे बनता है, पीठासीन अधिकारी की डायरी, उसमें कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपकी जो पोलिंग पार्टी का कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं हमारे, प्रिजाइडिंग अफसर तो अपने बूथ के होलसोल प्रभारी होते हैं, यानी कि उस बूथ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उस सभी एक्टिविटीज के लिए वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। जो हमारे प्रथम मतदान अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी आइडेंटिफायर का काम करते हैं, यानी कि निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी जो होते हैं वो दो चीजों के प्रभारी होंगे, एक अमिट स्याही और दूसरा मतपत्र। कंपैरेटिवली जो द्वितीय मतदान अधिकारी है उनका काम थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा काम है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही के और मतपत्र के प्रभारी होते हैं। और जो तृतीय मतदान अधिकारी होंगे, जो सामान्य तौर पर चतुश्रेणी कर्मचारी होंगे, वो आपके होंगे किसके प्रभारी, जो आपकी मोहर होगी, यानी कि आपकी जो एरो क्रॉस सील होती है जिससे मतदाता अपना मत अंकित करता है, वो एरो क्रॉस सील के प्रभारी होंगे और मतपेटी के प्रभारी भी कहे जाते हैं। तो ये आपकी पहली स्टेज में तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करने वाले थे, मतलब पहली स्टेज में आपको क्या करना है, जो कि आज से शुरू हुई है आपकी। और जो दूसरी स्टेज आपकी होगी वो होगी जिस दिन आपकी पोलिंग पार्टी की रवानगी होगी। आपको यह इंश्योर करना है कि आप जहां भी आपकी पोलिंग पार्टी का रवानगी स्थल होगा, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया है कि कहां की पोलिंग पार्टी, किस निकाय की पोलिंग पार्टी कहां से रवाना होगी, अपने तैनाती के स्थान पर समय से पहुंचे। देखिए होता क्या है कि जितनी जल्दी आप अपने बूथ पर पहुंच जाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने आप को वहां पर स्टैब्लिश कर लेंगे और थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। जब स्टैब्लिश आदमी हो जाता है तो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। आप कहीं बाहर भी जाते हैं, किसी होटल में कहीं बाहर जाते हैं, किसी जगह जाकर के जब रुक जाते हैं तो अगर समय से पहुंच जाते हैं थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहां भी है, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो आपकी पोलिंग जो डिस्पैच सेंटर है, जो आपकी रवानगी का स्थल है, उस रवानगी के स्थल पर समय से पहुंचे। ड्यूटी ऑर्डर मिलेगा, तृतीय ड्यूटी ऑर्डर, जिसको डिकोडिंग स्लिप भी कहते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि उस निकाय में आपकी नियुक्ति किस बूथ पर की गई। और फिर पहला काम आपको यही करना है कि कार्मिक अनुभाग में जाएंगे, कार्मिक अनुभाग में जाकर के वहां से अपना आप ड्यूटी ऑर्डर प्राप्त करेंगे, अपनी पार्टी के बाकी सदस्यों से संपर्क स्थापित करेंगे। हालांकि जब आपकी सेकेंड ट्रेनिंग होगी तो सेकेंड ट्रेनिंग में आपकी पार्टी फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप अपने साथियों के नंबर एक दूसरे से जरूर शेयर कर मतदान सामग्री लेंगे। एक आपकी जनरल स्टेशनरी होगी जिसमें सभी तरह के प्रपत्र वगैरह दिए जाते हैं, और दूसरी जो होगी जो आरओ काउंटर से आपको स्टेशनरी मिलती है, जिसमें कि आपको मतपेटी भी मिलेगी, मतपत्र मिलेंगे, एरो क्रॉस सील मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी कहना चाहिए उसको मतदाता सूची मिलेगी, आपको लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट मिलेगी। ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगी वो आरओ काउंटर से मिलेंगी। और बाकी जो सामान्य स्टेशनरी होगी, जो स्टेशनरी का थैला होता है, वो आपको वहां से मिल जाएगा, जो जनरल स्टेशनरी काउंटर होगा। और फिर उसके बाद में अब आपने क्या किया, सबसे पहले आप आए, डिकोडिंग स्लिप आपने ली। डिकोडिंग स्लिप लेने के बाद में आप अपने काउंटर्स पे गए, आपने अपनी जनरल स्टेशनरी प्राप्त की, आरओ काउंटर पे गए, वहां से आपने अपनी जो महत्वपूर्ण अन्य सामग्री है वो प्राप्त कर ली, और फिर अपने सभी साथियों को सूचित करते हुए जो बस निर्धारित है उसी बस में बैठकर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को सूचित किया। जो आपके साथ में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उन पुलिसकर्मियों को भी साथ में आपको लेकर। तो मैं रवि प्रकाश, आप देख रहे हैं एजुकेशन से संबंधित चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान RPR। आज और फिर अपने गंतव्य को आप रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। आपको जो स्टेशनरी मिली है उस स्टेशनरी को चेक अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से कुछ चीजें हैं जो जरूर चेक करनी चाहिए, जैसे पेपर सील आपको मिली होगी, है ना, जो पेपर सील आप मतपेटी में लगाएंगे उस पेपर सील की क्रम संख्या जरूर चेक कर लें। जो आपको वोटर लिस्ट मिली है, वोटर लिस्ट जो मिली होगी ये जरूर देख ले कि वो वोटर लिस्ट उसी बूथ की है, कहीं किसी दूसरे बूथ की तो नहीं मिल गई, यानी कि जिस बूथ पर आपकी नियुक्ति हुई है
उसी बूथ की वोटर लिस्ट आपको मिली है, कहीं त्रुटिवश किसी दूसरे बूथ की तो आपके पास नहीं आ गई है, तो उसका मिलान एक बार जरूर कर लिया जाए। यद्यपि आरओ साहब जब पैकेटिंग करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, बट फिर भी एक बार अपने से भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जो आपकी निर्वाचक नामावली की प्रतियां मिली है उसमें ये देख लें कि सभी प्रविष्टियां उसमें एक जैसी हैं, एक समान है, हस्ताक्षरित प्रमाणित है। इसके अलावा जो आपको निर्वाचन सूची मिली होगी, निर्वाचन सूची भी आपको 3 होंगी उसमें, मतलब 3 क्या कहना, 3 तरह की होगी। पहली तो जो हमारी पहली सूची यानी कि जो मूल निर्वाचन हमारी नामावली है, पहली तो वो होगी। इसके बाद में दूसरी होगी अनुपूरक सूची, प्रथम आपकी होगी, और फिर एक आपकी और सूची होगी जो कि अनुपूरक सूची द्वितीय के रूप में कहलाई जाती है। तो इस तरह से ये मिलेगी, क्योंकि वोटर लिस्ट का जो हमारा पहला प्रकाशन हुआ था वो 18 नवंबर 2022 को हुआ था, वो आपकी मूल सूची है। और उसके बाद में फिर 1 अप्रैल 2023 को आपका पुनः प्रकाशन हुआ पुनरीक्षण के उपरांत, वो अनुपूरक सूची 1 कहलाएगी। और फिर उसके बाद में अनुपूरक सूची 2 होगी जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक जो पुनरीक्षण हुआ है वो होगी। कई जगह हो सकता है कि अनुपूरक सूची 2 शून्य भी हो। तो ये इस तरह से आपको निर्वाचक नामावली की प्रतियां लेनी है। एक आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, यानी कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी आपको सूची मिलेगी, चुनाव चिन्ह भी उस पर लिखा होगा। और ये भी जांच लें कि जो आपको लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट मिला है वो और जो बैलेट पेपर मिले हैं उनमें दोनों में कहीं असमानता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने संतुष्टि के लिए भी उसको जरूर चेक कर लें कि जो आपको लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट मिली है और जो आपको बैलेट पेपर मिले हैं उन दोनों में वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट सेम है, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए हैं, होना का नहीं, लेकिन फिर भी उसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। जो आपको अमिट स्याही मिली है, अमिट स्याही का ये जरूर देख लें कि अमिट स्याही का ऐसा तो नहीं कि वो शीशी जो आपको दी गई है वो सूखी हुई हो या पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही ना हो, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लें। जो आपको सुविन्नक चिन्ह की मोहर मिलेगी उसके साथ में, जिसमें लिखा होगा कि वो किस निकाय का नाम क्या है, वार्ड नंबर क्या है, भाग संख्या क्या है, ये लिखा होगा उस पर। तो सुविन्नक चिन्ह की मोहर आपको मिलेगी, वो जरूर प्राप्त कर लेंगे। जो आपको एरो क्रॉस सील मिलेगी जिससे कि मतदाता अपना मत अंकित करता है, एरो क्रॉस सील में ये चेक कर लें कि उसके दोनों सिरों पर रबर लगी हुई है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रबर उसकी निकल चुकी है, केवल वो लकड़ी की सीली सील आपको दे दी गई है, तो उसको भी एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। जो स्टाम्प पैड आपको दिए हुए हैं ये देख लीजिए कि उसमें इंक है भी कि नहीं है, कि सूखे स्टाम्प पैड तो नहीं है कहीं। मतपेटी को एक बार फिर से खोल के और बंद करके जरूर चेक कर लें। जब आप अपने मतपत्र आपको मिल रहे होंगे तो मतपत्र जब आपको मिल रहे हैं तो यह चीज जरूर चेक कर लें कि आपकी मतदाता सूची में जितनी संख्या में मतदाताओं के नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मतपत्र मिले हैं वो उससे कम हो, वो कम नहीं होने चाहिए। हालांकि 100% वोटिंग नहीं होती है, लेकिन चूंकि छोटा चुनाव है, जैसे आपने पंचायत के चुनाव में देखा होगा 98-97% तक वोटिंग हुई है, तो ये संभव है, चूंकि चुनाव छोटा चुनाव है तो ये भी संभव है कि हो सकता है कि आपकी उतनी वोटिंग हो। कुछ मतपत्र आपको रद्द भी करने पड़ सकते हैं, खराब भी कुछ मतपत्र हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर देख लें कि जितने आपकी मतदाता सूची में क्रमांक दिए हुए हैं उससे कम मतपत्र आपके पास नहीं होने चाहिए, ये जरूर आप देख लें। नेक्स्ट प्लीज। ये मतदान सामग्री जो आपकी है, ये आपकी उसकी पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी मतदान सामग्री आपको मिलेगी। जो आपकी हैंडबुक है, इस हैंडबुक में भी आप देख लें, जो आपका परिशिष्ट 25 है, पेज नंबर आपका 73 है, पेज नंबर 73 पर परिशिष्ट 25 में ये पूरी की पूरी सूची लगी हुई है, पेज नंबर 73। इसको जरूर आप अच्छे ढंग से देख लें और इसी से आप सामग्री का मिलान करें। तो पहला काम आपका यह होगा कि आप अपने मतदेय स्थल का निरीक्षण करेंगे। सामान्य तौर पर मैं पहले भी प्रशिक्षणों में इस तरह की बात करता आया हूं कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाने में कोई होटल तलाशते हैं, होटल में जब जाते हैं तो जाने के बाद कई सारी चीजें उसमें देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है, वहां का टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फ्रिज
चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाहर निकल के भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें वहां से हैं, वहां से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है, कोई मॉल कितनी दूर है। तो इसी तरह से जाकर के एक सूक्ष्म जानकारी अपने मतदेय स्थल के बारे में आप जरूर ले लें कि पूरा इससे आप उससे अवेयर हो जाए कि आपके मतदेय स्थल के पास क्या क्या चीजें हैं। तो अपने मतदेय स्थल का आप निरीक्षण जरूर कर लें। ये देख लें कि वोटिंग कंपार्टमेंट कहां पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटिंग कंपार्टमेंट कार्मिकों ने इस तरह से बना दिया है कि उसके ठीक पीछे कोई खिड़की है। खिड़की नहीं होनी चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो बंद शेप में हो, उसके पीछे कोई खिड़की ना हो, ताकि मतदाता के मत की गोपनीयता बनी रहे, उसको अपना मत अंकित करते हुए कोई व्यक्ति न देख पावे। तो इसलिए जरूरी भी है कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट का भी निरीक्षण जरूर कर लें। आने और जाने का, मतदाता के आने जाने का पृथक पृथक रास्ता होना चाहिए। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बूथ में जो सामान्य तौर पर हमारे जो विद्यालय होते हैं, विद्यालयों के कक्षों को ही बूथ बनाया जाता है, तो कई बार ये भी स्थिति आ जाती है कि एक ही डोर उसमें होता है। तो वहां पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिंबॉलिकली एक रस्सी बांध करके आने और जाने का रास्ता अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये भी जरूर आपको इंश्योर करा लेना है। और फिर से आपको एक बार अपनी मतदान सामग्री को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कोई कमी बेसी तो उसमें नहीं है, क्योंकि यदि कम है आपकी तो उनके उस बैग से उसकी प्रतिपूर्ति आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से स्टेशनरी चेक कर लेनी चाहिए। जो आपके मतपत्र दिए हुए हैं, मतपत्र के पीछे सुवेदक चिन्ह की मोहर, जो आपको मैंने बताया था, सुवेदक चिन्ह की मोहर वो जरूर लगा देंगे, ताकि ये इंश्योर हो सके कि अगले दिन उतना समय न लगे आपको, और आप पीछे उसमें जो आवश्यक प्रविष्टियां भरनी है वो प्रविष्टियां आप पहले से भर लें। पीठासीन अधिकारी को ये चाहिए कि मोहर लगा के रख ले, भर के रख ले, और जो हस्ताक्षर है वो उस दिन ना करें, हस्ताक्षर अगले दिन सुबेरे करें, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाए वैसे वैसे उस पर हस्ताक्षर करते जाए। क्योंकि अगला दिन आपका बहुत हेक्टिक डे होगा, सुबह 7 बजे से ही आप एंगेज हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो बहुत सारे प्रपत्र आपको तैयार करने होते हैं, उसमें जो सामान्य चीजें भरनी होती है कि कौन सा बूथ है, क्या है, उसमें ऊपर एड्रेस लिखना होता है, वो सारी चीजें आप पहले से भर के रख लें, ताकि अगले दिन आपको ये दिक्कत ना आने पावे कि समय हो गया और आप अपने बूथ पर ही अभी प्रपत्र भरने में रखे हुए हैं। आपको चाहिए ये कि जैसे ही आपका निर्वाचन खत्म होता है, मतदान जैसे ही खत्म होता है, तुरंत आप अपना सारा सामान बांधें और बांध करके अपने जो कलेक्शन सेंटर है उस पर पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद भी आपको विलंब ना हो, इसलिए यह आवश्यक है कि उस दिन शाम के समय का उपयोग कर लें। कौन कौन से आवश्यक अभिलेख लगाने चाहिए, जैसे आपको मतदाता सूची, आने जाने का पृथक पृथक रास्ता, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट यानी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, और जो आपकी मतदान की पहचान के विकल्प होते हैं, ये विकल्प आपको अपने टेबल पे ही रखने चाहिए। जो 15 विकल्प आयोग ने सजेस्ट किए हैं, ये सारी चीजें आप लगा लेंगे। नियमतः आपको ये भी करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट की आपको चूंकि 4 कॉपी मिलेंगी, तो एक कॉपी आपको बाहर भी प्रदर्शित करनी चाहिए वोटर लिस्ट की, ताकि मतदाताओं को नाम ढूंढने में आसानी हो। और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी आपको बाहर लगानी चाहिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब उसके बाद आएंगे। आपका आता है फॉर्म 17 लेकर के अपना, जिसपे उसको प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता यानी कि स्वयं कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट ने उसको उस बूथ के लिए अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त किया होगा प्रारूप 17 पर। वो प्रारूप 17 अगर लेकर के आता है तो आप उसकी वो प्रारूप 17 आप स्वयं अपने पास उसको रख लेंगे और अपने हस्ताक्षर से उसको पास जारी करेंगे। वो प्रारूप 17 जो होगा उसमें उसने उसको अधिकृत किया होगा कि इस बूथ के लिए मैं इनको अधिकृत करता हूं। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप उसके हस्ताक्षरों का मिलान करेंगे, क्योंकि आपको कैंडिडेट के हस्ताक्षर या उसके इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की एक नमूना प्रति मिलेगी। वो नमूना प्रति से आप उसके हस्ताक्षरों का मिलान करके अपने समक्ष जो प्रारूप 17 है उस पर निर्वाचन अभिकर्ता के
दस्तखत कराएंगे और वो प्रारूप 17 जिसमें वो घोषणा करेगा कि हाँ मैं उससे सहमत हूं, और वो घोषणा करते हुए वो अपना जो प्रारूप 17 है वो अपने पास आप रख लेंगे और अपने हस्ताक्षर से उसको एक पास जारी करेंगे और उससे कहेंगे कि ये पास लगा करके आपको रखना है सामने की ओर। तो ये आप कर सकते हैं, एक दिन पहले ही एजेंट्स की नियुक्ति वहां पर आप कर सकते हैं। और एक और विशेष बात है कि रात को आपको अपने बूथ पर ही निवास करना है, रात्रि विश्राम आपको वही करना है। किसी का भी कोई किसी तरह का डर तो नहीं है, इस चीज को इंश्योर कर लेना है। 100 मीटर की परिधि से के बाहर उस बूथ के ये देख लेना है किसी ने अपना कोई तंबू तो नहीं गाड़ लिया है वहां पर। ये अगर कोई चीज है तो आपको जो संबंधित पुलिस वाले हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उस अवधि तक जो आपने अवधि निर्धारित करी है यानी कि 6:45 बजे तक कोई इलेक्शन एजेंट पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, उनका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मतपेटी को सील करने की कार्यवाही वहां पर शुरू कर देंगे, उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, या उनके आने पर मतपेटी पुनः सील करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि हमें पूर्ण पारदर्शिता से चुनाव कराना है, और मतपेटी की जब सीलिंग चल रही है आप उसकी वीडियोग्राफी करा लीजिए, कोई इश्यू नहीं इसका नहीं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे होंगे, ये मतदाता की नियुक्ति का प्रारूप है। जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि कैंडिडेट ने या उसके इलेक्शन एजेंट ने उसको अधिकृत किया होगा, तो ये आप देख रहे हो, ये हस्ताक्षर आप अपने समक्ष उससे कराएंगे और फिर यहां पर आप कर देंगे, लिख देंगे कि हाँ साहब मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए, और यहां पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करेंगे। पहले तो उसकी सहमति आएगी कि हाँ मैं सहमत हूं उसके लिए, और फिर पीठासीन अधिकारी के समक्ष ये हस्ताक्षर वो करेंगे और आप उसके हस्ताक्षर वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये मेरे समक्ष उसके हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनके नाम सहित उनकी मोहर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी है। मतदान अभिकर्ता जो होगा वो सामान्य तौर पर उसी वार्ड का रहने वाला होना चाहिए। तो जब मतपेटी आप तैयार कर रहे होंगे तो मतपेटी मतदान प्रारंभ करने से पहले एक पीठासीन अधिकारी घोषणा करेंगे। अभी घोषणा का प्रारूप में दिखाऊंगा आगे कि उस घोषणा में क्या क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मिनट पहले यानी कि 6:45 बजे आपको मतपेटी के सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर देनी है, और जो भी एजेंट्स वहां पर उपस्थित हैं उन एजेंट्स को मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए। खुद भी दिखा देना चाहिए कि भाई देख लीजिए मतपेटी पूरी तरह से खाली है, और खुद भी आप इंश्योर कर लीजिए। और जो आपको मतपेटी उसके बाद में सीलिंग करनी है ग्रीन पेपर सील से, ये ग्रीन पेपर सील बाहर लगाना जरूर सीख करके जाइएगा, उसका हैंड्स ऑन जरूर करिएगा। ग्रीन पेपर सील से मतपेटी के सीलिंग की कार्रवाई आप शुरू करेंगे, और फिर जो आपकी पेपर सील होगी उस पेपर सील का एक क्रमांक होगा। पेपर सील का क्रमांक आप स्वयं भी नोट करेंगे, क्योंकि आपको उसमें अपने मतपत्र लेखा में भी उसको भरना होगा। तो पेपर सील का क्रमांक आप स्वयं भी नोट करेंगे, और जो मतदान अभिकर्ता वहां पर हैं उन मतदान अभिकर्ताओं को भी यानी कि पोलिंग एजेंट जो हैं उन पोलिंग एजेंट्स को भी उस पेपर सील का क्रमांक नोट कराएंगे, और उस पर उनके हस्ताक्षर भी कराएंगे। पेपर सील पर जितने भी एजेंट्स उपस्थित हैं पीछे की ओर उनके हस्ताक्षर करा दीजिए और अपने भी हस्ताक्षर उस पर कर दीजिए। जब मतपेटी आप सील करेंगे, मतपेटी को जब सील कर लेंगे, सील करने के बाद में उस पर पते की चिट लगाई जाएगी। यह पते की चिट है, मतपेटी का लेवल होगा जिसमें नगरीय निकाय का नाम होगा, जनपद का नाम, मतदान स्थल का क्रमांक व नाम, कौन सा वो बूथ है आपका, मतपेटी का क्या क्रमांक है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, जो भी है मतपेटी का क्रमांक आप उस पर डाल देंगे, और मतदान का दिनांक यानी कि 11 मई उस पर आप डाल देंगे। मतदान शुरू होने के पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ घोषणा होगी, वो घोषणा क्या घोषणा होगी ये आप देख सकते हैं कि ये तो पहले तो घोषणा ये होगी साहब मैंने जो उपस्थित थे मतदान अभिकर्ता उनको ये दिखा दिया कि मतपेटी खाली है। इसमें लिखा हुआ मैंने जो उपस्थित थे, अगर वो उपस्थित नहीं है तो कोई बात नहीं, जो उपस्थित थे उनको मैंने दिखा दिया।
फिर उसके बाद में उसको पेपर सील से मैंने उसको सील किया है। ये सभी करते हुए सारी आप अपने हस्ताक्षर करेंगे घोषणा पर। और जो आपके जो भी एजेंट्स वहां पर उपस्थित हैं उन एजेंट्स के भी हस्ताक्षर यहाँ आप कराएंगे। मान लीजिए एक है तो एक अपना हस्ताक्षर करेगा, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं सभी लोगों से आप उस पर हस्ताक्षर कराएंगे। वो छल के नाम एक प्याला भी होता है, सामान्य रूप से उसमें मिट्टी भर दी जाती है, गीली मिट्टी करके उसमें उसको रखा जाता है। तो ये सभी लोग पुराने लोग हैं, सभी लोग जानते हैं इस तरह से। दूसरी चीज जो वोटिंग कंपार्टमेंट है और जो आपकी मतपेटी है वो इस तरह से स्थापित होनी चाहिए कि आने जाने वालों को कोई किसी तरह की समस्या ना हो, आवागमन में कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। और इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि आने जाने का पृथक पृथक रास्ता करना है। यदि नहीं है तो सिंबॉलिकली एक रस्सी बांध करके उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। जो आपके एजेंट्स हैं, एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि वहां पर वे ये देख सके कि जो मतदाता आ रहा है, मतदाता के आने पर उसको देख सके कि हाँ ये मतदाता आ रहा है। मतदान शुरू होने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुवर्णक चिन्ह की मोहर पहले लगा देंगे मतपत्रों पर, तो पीठासीन अधिकारियों को कुछ मतपत्रों पर अपने हस्ताक्षर पहले से करके रख देने चाहिए। 10, 20, 40 पर अपने हस्ताक्षर पहले से करके रख दें। ये जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे बढ़ाइए। यस, ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूं, ये डायग्राम बेसिकली 2 उसके लिए है। एक तो ये कमरा हो सकता है आपका कि कोई ऐसा कमरा हो जिसमें आपके आने और जाने के रास्ते अलग अलग हो, यानी कि 2 दरवाजे वाला हो। ये उसके लिए है कि यहां पर आपके पीठासीन अधिकारी बैठ जाएंगे। यहाँ ये प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार पर ही आपका प्रथम मतदान अधिकारी बैठेगा। यहाँ पर ये देखिए, और इसके पीछे मतदान अभिकर्ता बैठेंगे ताकि मतदाता को जब यहां से मतदाता प्रवेश कर रहा है तो उसको देख सके कि हाँ ये मतदाता आ रहा है, ये अभिकर्ता यहाँ पर इसको देख सके। यदि वो इधर बैठा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उनको यहाँ पर ही दरवाजे पर दिखाया जाता है। इसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी होगा। फिर यहां से आप सीधे आ गए, ये वोटिंग कंपार्टमेंट होगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में आदमी जाएगा, अपना मत अंकित करेगा, वापस आएगा, यहाँ मतपेटी पे अपना मत डाल देगा और यहाँ मतपेटी के पास में ही तृतीय मतदान अधिकारी बैठा होगा जो कि मतदाता को असिस्ट करेगा। ये वो चीज है कि जहां पर एक ही डोर है, तो मैंने आपको बताया कि रस्सी बांध करके उसको अलग अलग सिंबॉलिकली अलग अलग कर दिया जाता है। ये उसकी एंट्री होगा, इधर से निकले, बाकी सब चीजें वही हैं। प्रथम मतदान अधिकारी, इनके पीछे आपके एजेंट्स, द्वितीय मतदान अधिकारी, वोटिंग कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपकी मतपेटी, यहाँ पर आपका तृतीय मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठे। वही बात है, ये भी सेम चीज है। यहाँ से ये प्रवेश द्वार था, उसी को मैंने इस तरह से दिखा दिया। आगे बढ़ा दीजिए। यस, अब हम लोग 5वीं स्टेज पर आ गए हैं। 5वीं स्टेज जो हमारी होगी वो हमारी होगी